नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हरियाणा बोर्ड के 2024 के 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान के पेपर सेट ए को पूरी तरह से हल करेंगे। ये विश्लेषण मुकेश कुमार जैन जी, जो अर्थशास्त्र के प्रवक्ता हैं, के सौजन्य से है। हम हर एक सवाल को देखेंगे और समझेंगे कि उसका सही जवाब क्या है और क्यों। तो चलिए देखते हैं कि हम इस पूरे पेपर को कैसे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रश्नपत्र के पैटर्न को समझेंगे। फिर हम खंड क के बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। उसके बाद खंड ख और ग के छोटे प्रश्न, फिर खंड घ के 3 नंबर वाले सवाल और आखिर में खंड घ के बड़े निबंधात्मक प्रश्न देखेंगे। अंत में हम मैप वाले सवाल भी हल करेंगे और ये भी जानेंगे कि इस पूरे हल की पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले खंड क से शुरू करते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इन 20 सवालों में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही बहुत जरूरी है। आइए एक एक करके इन सभी के सही जवाब देखते हैं। अच्छा, तो ये रहे पहले 5 सवाल। पहला सवाल, सरस्वती सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल पर। इसका सही जवाब है ए, 2,15,000 वर्ग किलोमीटर। दूसरा, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? वो है सी, रोम। फिर तीसरा सवाल, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी, यानी ऑप्शन बी। चौथा, रेगर मृदा का दूसरा नाम काली मिट्टी, ऑप्शन डी। और पांचवा, भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में, यानी ऑप्शन ए। चलिए अब अगले 5 सवालों पर आते हैं। छठा सवाल है, सरिस्का बाघ रिजर्व कहाँ है? इसका जवाब है सी, राजस्थान। सातवां, श्रीलंका की राजभाषा क्या घोषित की गई? सही जवाब है बी, सिंहली। आठवां सवाल, प्रतिरक्षा किस सूची का विषय है? ये संघ सूची में आता है, तो ऑप्शन ए सही है। नौवां सवाल, भारतीय संविधान के बारे में है, जिसका सही जवाब है सी, धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। और 10वां सवाल है, एक राष्ट्रीय दल के लिए शर्त, जिसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अब देखते हैं प्रश्न 11 से 15। 11वां सवाल देश के विकास के आधार के बारे में है, तो इसमें प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ये सब आते हैं। तो सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। 12वां, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस क्षेत्र की गतिविधि है? ये है ए, प्राथमिक क्षेत्रक। 13वां सवाल, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? जवाब है बी, भारतीय रिजर्व बैंक। 14वां सवाल, एक कथन है और पूछा है कि यह किस संगठन का आदर्श वाक्य है? इसका जवाब है ए, विश्व व्यापार संगठन। और 15वां, कोपरा का क्या अर्थ है? इसका मतलब है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। तो सही जवाब है बी। और ये है खंड क के आखिरी 5 सवाल। 16वां, बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा था? वो था हमारा देश बी, भारत। 17वां, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 18वां सवाल, लोकतंत्र के मूल्यांकन पर है। जवाब है ए, लोगों का शासन। 19वां, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? ये धर्मनिरपेक्ष है, यानी ऑप्शन सी। और 20वां सवाल, कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? सही जवाब है डी, सुरक्षा। तो इसी के साथ हमारा खंड क पूरा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं खंड ख और ग की तरफ, जहां हमें छोटे छोटे सवालों के जवाब देने हैं। चलिए देखते हैं कि इनमें पूरे नंबर कैसे लाए जा सकते हैं। खंड ख में 2-2 नंबर के सवाल हैं। इनमें बस टू द पॉइंट जवाब लिखना होता है। जैसे 21वें सवाल में सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की 2 विशेषताएं बतानी हैं, तो बस लिख दीजिए। पहली, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, और दूसरी, जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। 22वें सवाल में जायद की 2 फसलें, तरबूज और खरबूजा। इसी तरह 23वें सवाल में वैश्वीकरण को परिभाषित करना है। 24वें में लोकतंत्र को बेहतर क्यों माना जाता है, और 25वें और 26वें में भी इसी तरह छोटे और सटीक जवाब देने हैं। अब आता है खंड का। ये केस स्टडी पर आधारित है। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि सारे जवाब दिए गए पैराग्राफ के अंदर ही छिपे होते हैं। जैसे प्रश्न 27 बेल्जियम के बारे में है। इसके चारों सवालों के जवाब आपको उसी पैराग्राफ में मिल जाएंगे, बस ध्यान से पढ़ना है। ठीक इसी तरह प्रश्न 28 में जो बैंकिंग वाला पैराग्राफ है, उसके सारे जवाब भी उसी में दिए हुए हैं। तो ये तो फ्री के नंबर है। अच्छा, तो अब बारी है खंड घ की। इसमें हर सवाल 3 नंबर का है और इसका सीधा सा फॉर्मूला है। 3 नंबर के लिए 3 अच्छे पॉइंट्स लिखिए। यहाँ देखिए, सवाल नंबर 29 से 33 तक हर एक के जवाब में 3 मुख्य बिंदु दिए गए हैं। जैसे सवाल 29 में पूछा है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष कौन से प्रावधान बनाते हैं, तो 3 पॉइंट्स हैं।
पहला, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। दूसरा, सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। और तीसरा, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। बस इसी तरह 1857 की क्रांति के कारण हो या परिवहन के साधनों का महत्व, 3 पॉइंट्स में जवाब देना सबसे बेस्ट तरीका है। और अब हम पहुंच गए हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, खंड ग, यानी 5-5 नंबर वाले बड़े सवाल। अक्सर स्टूडेंट्स यहीं आकर थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। हम इन बड़े जवाबों को भी छोटे-छोटे आसान पॉइंट्स में तोड़कर समझेंगे। तो 34वां सवाल है, मध्यकाल में हुए विदेशी आक्रमणों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? इसके जवाब के लिए ये 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला, देश की धन संपदा की भारी लूट हुई। दूसरा, राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। तीसरा, हमारी संस्कृति और ज्ञान केंद्रों को नुकसान पहुंचा। चौथा, धार्मिक प्रभाव पड़ा और धर्म परिवर्तन हुए। और पांचवां, एक मिली-जुली यानी मिश्रित संस्कृति का भी उदय हुआ। इसी सवाल के ऑप्शन में दूसरा प्रश्न था, साम्राज्यवाद का भारत पर प्रभाव। इसके भी 5 मुख्य बिंदु हैं। पहला, भारत का जबरदस्त आर्थिक शोषण हुआ। दूसरा, हमारे छोटे-मोटे उद्योग और हस्तशिल्प तबाह हो गए। तीसरा, देश में गरीबी और अकाल बढ़े। चौथा, अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए ही सही पर रेलवे और डाक तार जैसे आधारभूत ढांचे का विकास किया। और पांचवा और सबसे अहम, इसी शोषण के खिलाफ भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जागी। अब आते हैं प्रश्न 35 पर। राजनीतिक दलों के मुख्य काम क्या हैं? तो इसके 5 काम हैं जो लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी हैं। पहला, चुनाव लड़ना। दूसरा, देश के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाना। तीसरा, संसद में कानून बनाने में मदद करना। चौथा, सरकार बनाना और देश को चलाना। और पांचवां, अगर चुनाव हार जाएं तो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाना। और अगर इसके ऑप्शन वाला सवाल देखें कि राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं, तो पहले तो ये बताएंगे कि राजनीतिक दल होता क्या है, फिर उसकी चुनौतियां गिनवाएंगे, जैसे पार्टी के अंदर लोकतंत्र की कमी, वंशवाद की समस्या, चुनाव में पैसे और ताकत का गलत इस्तेमाल, और कई बार जनता के पास कोई ढंग का विकल्प न होना। ये सारी बड़ी चुनौतियां हैं। अगला सवाल नंबर 36 भूगोल से है। भारत में लौह अयस्क का वितरण बताना है। तो इसका जवाब इन 4 प्रमुख पेटियों या बेल्ट्स के वर्णन से होगा। पहली है ओडिशा झारखंड पेटी, दूसरी दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, तीसरी है बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमगलूर तुमकुर पेटी, और चौथी है महाराष्ट्र गोवा पेटी। बस इन चारों के नाम और थोड़ी थोड़ी जानकारी लिखनी है। इसके ऑप्शन में जो सवाल है वो कृषि से जुड़ा है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया। इसका जवाब इन 5 सरकारी उपायों से दे सकते हैं। पहला, जमींदारी प्रथा को खत्म किया। दूसरा, हरित क्रांति की शुरुआत की। तीसरा, सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाया। चौथा, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। और पांचवा, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP तय किया। अब है प्रश्न 37, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 यानी कोपरा के बारे में। इसमें उपभोक्ताओं को मिले अधिकारों का वर्णन करना है। तो ये 6 अधिकार हैं: सुरक्षा का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इन सभी अधिकारों को एक एक करके समझाना है। और 37वें सवाल के ऑप्शन में है भारत में वैश्वीकरण के लाभ। इसके भी 5 बढ़िया पॉइंट्स हैं। पहला, हम जैसे उपभोक्ताओं को कम कीमत पर बेहतर सामान मिलने लगा। दूसरा, देश में विदेशी निवेश बढ़ा। तीसरा, रोजगार के नए नए मौके बने। चौथा, भारत की कंपनियां भी बड़ी होकर दूसरे देशों में फैली। और पांचवां, हमारे देश में नई टेक्नोलॉजी आई। ये सब वैश्वीकरण के फायदे हैं। तो बड़े सवाल यहाँ खत्म होते हैं। चलिए अब आखिरी खंड च पर चलते हैं, जिसमें मैप यानी मानचित्र से जुड़े सवाल हैं। और फिर हम कुछ जरूरी बातों पर भी गौर करेंगे। देखिए, इसमें 2 मैप के सवाल हैं। प्रश्न 38 विश्व के मानचित्र पर है, जिसमें मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी की सभ्यताएं दिखानी है। और प्रश्न 39 भारत के मानचित्र पर है, जहां जमशेदपुर, भिलाई और भद्रावती जैसे लौह और इस्पात संयंत्रों को अंकित करना है। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान हैं। तो हमने पूरा पेपर हल कर लिया है। इससे एक बात तो साफ है कि जवाब सटीक लिखें, पॉइंट्स में लिखें और खूब अभ्यास करें। और हाँ, अगर इस पूरे हल किए हुए प्रश्न पत्र की PDF चाहिए तो उसका डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसे ज़रूर डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं।